हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है हमारी और समस्या के साथ हम लोग देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 को आज आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। चाहे चैप्टर नंबर 2 में हम लोग राष्ट्रीय आय का लेखांकन देखेंगे। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन के लिए हमें किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, पहले उनको समझेंगे। क्लियर है कि राष्ट्रीय आय के लेखांकन में कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो आपका वेरी हैं, उन फैक्टर को समझेंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आय का लेखांकन देखेंगे। तो उन सारे तथ्यों को, उन सारे पॉइंटों को हम लोग इसमें ऐड ऑन करेंगे और एक एक करके अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर पढ़ते समय कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। तो चलिए हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, बात कर रहे थे हम राष्ट्रीय आय की, यही बात कर रहे थे। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन पे हमारा जो आपका चैप्टर है, बेसिकली हम लोग और इसी में हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय आय की। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए नेशनल इनकम का क्या मतलब है, आप किसको कहेंगे राष्ट्रीय आय? या मैं आपसे पूछूं आपकी नजर में है क्या नेशनल इनकम? क्या राष्ट्र की आय नेशनल इनकम है, या उसकी भी कुछ विधि है, कुछ तरीके होंगे, कुछ आय होगा, कुछ व्यय होगा, कुछ सूचकांक होंगे, कुछ इंडिकेटर होंगे जिनके आधार पर हम लोग ज्ञात करते होंगे कि किसी राष्ट्र की आय क्या है, कैसे उसकी गणना की जाती है, कैसे उसके आकलन किए जाते हैं, कौन कौन सी वस्तुओं को, किन किन सेवाओं को उसमें रखा जाता है, किन किन विधियों के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है, इन पर विचार करना है। तो कह रहे हैं कि इस अध्याय में हम एक सरल अर्थव्यवस्था की मूल कार्य पद्धति से परिचित होंगे। क्या समझेंगे? मूल, जो उसकी मूल कार्य पद्धति है उसको हम लोग देखेंगे कि उसका बेसिकली पैटर्न क्या है, उस पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, उससे परिचित होंगे। और कह रहे हैं कि कुछ प्रारंभिक विचारों का उल्लेख किया गया है जिनके साथ हम कार्य करते हैं, और कह रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको हम देखें, जिनका हम कार्य करते हैं। अध्याय के खंड 2.2 में हमने वार्तापथ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से गुजरने वाली संपूर्ण अर्थव्यवस्था समस्त आय को हम कैसे आकलन कर सकते हैं, इसका वर्णन किया जाता है कि हम कैसे पूरी आय का आकलन करेंगे। ठीक, इस पूरी चीज को हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। और कह रहे हैं कि इसमें बेसिकली क्या, समस्त आय की गणना की 3 विधियां उल्लेखित की गई हैं। हम 3 विधियों के अनुसार ही इस पूरे को आपका देखने वाले हैं, जिनके आधार पर होगा। पहला है उत्पादन विधि, दूसरा है आपका व्यय विधि, और तीसरा है आय विधि। तो इन 3 के आधार पर हम लोग राष्ट्रीय आय की काउंटिंग करने वाले हैं, वो आपकी गणना करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए किसके आधार पर। तो पहला है उत्पादन के आधार पर, दूसरा है व्यय के आधार पर, और तीसरा है आय के आधार पर। ठीक, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में विविध कोटियां का वर्णन है, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, कुछ उपकोटि हैं, यानी कि इन विधियों के अंदर भी विधि हैं। इनमें विभिन्न कीमतों, सूचकांक, राष्ट्रीय घरेलू अविस्फीति, उपभोक्ता आपका कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक की परिभाषित किया गया है। और किसी देश के समस्त कल्याण के लिए सूचक के रूप में देश में सकल घरेलू उत्पाद को लेने में जो समस्या आती है, इन पर विचार किया गया है कि जो क्या समस्या है, इनको हम देखेंगे और इन सभी पर हम लोग आपका विचार करेंगे। क्लियर है? तो ये हमको देखने की, बात करने की आवश्यकता। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत कल्पनाएं। ये हम लोगों को सबसे पहले जो आपका बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशंस को देखना है कि आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित है। कैसा है? एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स एक क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में। और अर्थशास्त्री में कौन रहे हैं सबसे पहले? एडम स्मिथ। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के। मैंने आपको पहले भी बताया है। और बुक क्या रही है? द वेल्थ ऑफ नेशन का नाम दिया गया था, इंक्वायरी टू द आपका नेचर और काउंजेस। क्लियर है? और किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, यानी कि कोई राष्ट्र है, वो राष्ट्र
कैसे आपका संपत्ति को बनाता है, क्रिएट करता है, उसकी क्या संपत्ति है, इसको हम पढ़ेंगे कि किसी राष्ट्र की संपत्ति क्या है, कैसे निर्मित होती है, देश अमीर अथवा गरीब कैसे बनता है, यानी कि कोई देश गरीब है, अमीर है, किस बेसिस पर आप कहेंगे कि कौन देश गरीब है। अर्थशास्त्र के कुछ आपके केंद्रीय प्रश्न हैं, कुछ सेंट्रल के कुछ आपके क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि जिन देशों को खनिज अथवा अन्य अधिक उपज की प्राकृतिक संपदा उपहार स्वरूप प्रकृति प्राप्त होती है, वे प्राकृतिक रूप में सबसे धनी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उसी रूप में आपका सबसे धनी हो। वास्तव में संसाधन संपन्न अफ्रीका, लैटिन अमेरिका विश्व के गरीब देश हैं, जबकि अनेक समृद्ध देशों के पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है। एक समय था कि जब प्राकृतिक संसाधनों के कब्जे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। क्या था कि अगर किसी के पास आपका नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो कहते थे कि वो देश सबसे बड़ी आपके रिच कंट्री के रूप में हो सकता था। लेकिन एक समय था जब था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज इस क्रम को इतना वैल्यू नहीं दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्राकृतिक संपदा का भी एक किसी राष्ट्र को डेवलप करने में योगदान होता है। क्लियर है? कह रहे हैं कि आर्थिक संपत्ति अथवा किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास केवल आपका देश में जो आपका रिसोर्सेज हैं वही हो और उसी के आधार पर आप कहें कि ये कंट्री रिच हो सकती है। नहीं, मुख्य बात यह है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। तो लास्ट पॉइंट क्या निकला कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हो, मेन है आप रिसोर्सेज को आपका यूटिलाइज करने के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे उत्पादन का प्रभाव उत्पादन हो और आप किस तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, तथा उस प्रक्रम में कैसे आय और संपत्ति का सर्जन होगा। आप संसाधन को उपयोग कर आप रिसोर्सेज बना रहे हो, उनका प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोसेस में आप कैसे आय और संपत्ति का सृजन कर सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जमीन है, जमीन के अंदर कोयला है, आप उसको निकालोगे तो कैसे उसको मैन्युफैक्चर करोगे, कैसे आप बेचोगे, उससे कैसे संपत्ति इकट्ठा होगी, ये सब आपका क्रिएशन है। क्लियर है? ये आपका कॉल है, ये आपको देखना है। आइए तभी उत्पादन के इस प्रभाव पर विचार करें। उत्पादन के इस प्रभाव कैसे होता है। उत्पादन के प्रभाव का सृजन करने के लोगों को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक और मानवीय वातावरण में एक साथ लाते हैं। कैसे इन सबको एक साथ लाया जाता है, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें एक एक करके जो है गौर करके बड़े अच्छे से आपका देखने का आपका प्रयास भी करेंगे, ये चीजें क्या हैं और किस तरह से ये सारी चीजें हो रही। क्लियर है? अब देखिए, हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के प्रभाव की उत्पत्ति लाखों छोटे मोटे उद्यम, वस्तु और आपका सेवाओं के उत्पादन से है। इसमें बड़ी संख्या में लोग नियोजित बड़े बड़े आपका निगमों लेकर उद्यम में शामिल हैं। लेकिन उत्पादन के बाद भी वस्तुओं का क्या होता है, ठीक, वस्तुओं के उत्पादन के निर्गत को बेचने की प्रवृत्ति क्या है। पिन बटन लघुत्तम बड़े व्यवसाय, वायुयान, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बड़ी औद्योगिक मशीन, क्रय विक्रय, डॉक्टर, वकील, वित्तीय सलाहकार, सभी आपका सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आप देखने को मिलते हैं। वस्तुओं का उत्पादन उपभोग के बेचने के लिए किया जाता है। उपभोग का कोई व्यक्ति हो सकता है अथवा कोई उद्यम या किसी द्वारा क्रय या जाने वाली सेवा वस्तु के अंतिम रूप में, ये सारी चीजें इसमें आपका हो सकती हैं। तो ये सारा इतना लंबा थ्योरी को ना पढ़ के हम सीधा जो मैंने पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक, मैं आपको टू द पॉइंट सारी चीजें लिखाऊं। तो सबसे पहले हमको इसमें एक एक करके उन सारी चीजों को अच्छे से देखना है। चलिए एक बार आप वापस इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई क्वेरी? जो बच्चे हरकतें कर रहे हैं क्लास में अच्छे से बैठिए प्लीज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपसे कोई अगर पूछ ले कि वस्तुएं क्या होती, किसकी बात कर रहे हैं? वस्तुएं। वस्तुओं की परिभाषा के रूप में अगर आप देखो तो कह रहे हैं अर्थशास्त्र में वस्तुएं वे भौतिक पदार्थ
इसे कहते हैं मानव निर्मित। मानव तथा सेवाएं होती हैं जिनका कोई बाजार मूल्य होता है। वस्तुएं दृश्य मदें होती हैं। इसका भी मतलब आपका वस्तु से ही होता है। मदों का मतलब होता है वस्तुओं से। वस्तु होती है तो कैसी होती हैं वस्तुएं? बेसिकली वे भौतिक पदार्थ, चाहे वो मानव निर्मित हो तथा सेवा के लिए हैं, जिनका कोई बाजारिक मूल्य होता है। और कैसी हो? दृश्य हो, दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं हवा में कोई वस्तु बनी हुई है, वो हमको दिखाई देनी चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे हम? उसी को कहते हैं आपका वस्तु। क्लियर है? ध्यान रहेगा। अगर देखिए सेवा, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं ना, सेवाएं क्या होती हैं? देखिए वह आर्थिक क्रिया जो अदृश्य है। कैसी है? अदृश्य है। भंडार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, तथा इसमें स्वामित्व नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? स्वामित्व नहीं होता। ठीक है? जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, डाक, शिक्षा यानी कि स्कूल इसमें आ जाएगा। ठीक है? संचार, परिवहन आदि, ये सब किसके पार्ट हैं? ये आपके सेवा है। तो आपसे वस्तु पूछ ले, सेवा पूछ ले क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। उपभोक्ता वस्तुएं बताऊं कि तो आपको पता होगा उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए उपभोक्ता वस्तुएं वह होती हैं जो वस्तुएं अंतिम वस्तुओं में प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और जिनको हम एक मूल्य के द्वारा, आपके क्रय के द्वारा उनको खरीदते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका आपका उपभोग वस्तुएं कहते हैं। थोड़ा मैं आपको पूंजीगत जो आपके वस्तुएं हैं वो आपको बता दूंगा, आप इसको कॉपी कर लें फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इसको कॉपी करिए। पूंजीगत वस्तुएं वे अंतिम
वस्तुएं हैं जो उत्पादन में सहायक होती है तथा आय का सृजन करती है। क्या करती हैं? आय का सृजन करती है। उत्पादन प्रक्रिया में ये पूरी तरह समाप्त नहीं होती। इसको कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। इसके बाद निवेश देखेंगे, तो इसके बाद मूल्यह्रास देखेंगे, सकल निवेश देखेंगे, नवल निवेश देखेंगे। ये सारे चीज देख लिया। हुआ कॉपी बच्चों? बात करते हैं निवेश की। इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसको। देखिए निवेश कैसा होगा? एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि निवेश निवेश कहलाती है। इसे पूंजी निर्माण भी कहते हैं। पूंजी निर्माण भी कहते हैं। लिख लीजिए। अगला है सकल निवेश। एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। इसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है।
कैसा होता है, मूल्यह्रास शामिल होता है। लिख लीजिए। बात करेंगे मूल्यह्रास। मूल्यह्रास की बात कर रहे हैं। सभी बच्चे शांति से बैठे हैं। सामान्य टूट फूट, क्या कह सकते हैं, टूटा फूटा या अप्रचलन के कारण अचल परिसंपत्ति या अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट को मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के हमने इस लेक्चर के अंतर्गत हमने वस्तुओं के अंतर्गत आपका देखा कि हम कैसे राष्ट्रीय आय की गणना में वस्तुओं के उत्पादन के, रोजगार के स्तर के लेवल को आपका देखते हैं। साथ ही में राष्ट्रीय आय की गणना में हम किन किन चीज़ों को धारण करते हैं, इन सभी को हमने देखा। और हमने देखा कि वस्तुएं क्या होती हैं, नवल निवेश क्या होता है, निवेश क्या है, मूल्यह्रास मान क्या है, इन सभी के रेट और दर को हमने गौर करके देखा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर किसी बच्चा को डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ लीजिए लाइव जुड़कर आपका चैट के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।